आधे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे, आधे करने। ओके, पहला सवाल आपके पास में कहता है व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, हाउ डज इट हेल्प अ फार्मर। मिक्स क्रॉपिंग क्या है आपके पास में और ये कैसे हमारे फार्मर्स की मदद करता है, आपको ये बताना है, बोलिए। Mixed cropping is growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. वेरी गुड। मिक्स क्रॉपिंग, सबसे पहले आप मिक्स क्रॉपिंग की डेफिनेशन बताएंगे कि इसमें क्या होता है आपके पास में, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स, क्या होते हैं, टू और मोर क्रॉप्स आपके पास में हम उगाते हैं आपके पास में, कहा, सेम पीस ऑफ लैंड पे साइमल्टेनियसली। व्हाट डज साइमल्टेनियसली मीन्स? थैंक यू सो मच। तेरी कला कर रही है, हाथ जला दे बेटा मेरा। तेरी और उसकी साजिश है, मुझे पता है। ओह थैंक यू, वेरी गुड, पहली बार एकदम नया नया। देखियो फील हो रहा है। परमानंद महाराज पास करेंगे इसे। इतना तो होता ही है। सोफे पे रख दो इसको, हाँ सोफे पे रख दो, मेरे बैग के पीछे की तरफ रख दो। थैंक यू। चलो, मिक्स क्रॉपिंग की बात हो रही थी, मैं पूछ रही थी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को जो है वो उगा रहे हैं साइमल्टेनियसली। कहाँ? ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। कहाँ पे? सेम पीस ऑफ लैंड पे आपके पास में। Give me an example of two or more crops which can be grown simultaneously. Okay, और सोयाबीन किसके साथ? मेज। बहुत बढ़िया, और दो तीन तो होनी चाहिए। सोयाबीन को आप पी के साथ भी उगा सकते हैं आपके पास, दोनों के न्यूट्रिएंट अलग चले जाएंगे आपके पास में और उनकी हाइट भी अलग रहेगी, एग्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी, राइट? ओके, हाउ डज इट हेल्प अ फार्मर, कैसे हेल्प करता है? It reduces the risk and gives some insurance against failure of one of रिस्क को रिड्यूस करता है, reduces risk of crop failure और gives some insurance against failure of one और और ये मोस्टली क्यों किया जाता है? ये किया जाता है आपके पास में आपकी जो नीड्स है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इट इज डन टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैमिली। मतलब वो अपने जो है वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास में, लाइक सब्जियां, फूडर क्रॉप्स, उनको मिक्स साथ में उगाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड कॉलम। फूड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है आपके पास में, स्पेशली डेयरी एनिमल्स के लिए बताना। The food requirements of dairy animals are of two types. Maintenance requirement, which is the food required to support the animal to a healthy diet. और And milk producing requirement, which is the food required during the lactation period. दो तरह के आप इसको बता सकते हैं। एक होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आपके पास में, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो बेसिक उनके फंक्शंस परफॉर्म करती है उनके हेल्दी ग्रोथ वगैरह के लिए, और दूसरा होता है आपके पास में मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मिल्क रिक्वायरमेंट, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट आपके पास में। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट मतलब जो हमारे पास में लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए होती है स्पेशली, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लैक्टेशन पीरियड पे जो है वो डिपेंड करता है आपके पास में। तो रिक्वायरमेंट आपके पास में जो कि लैक्टेशन पीरियड पे
फोकस करती है। नेक्स्ट, व्हाट आर साहिवाल एंड जर्सी ब्रीड्स? Sahiwal and Jersey are two different breed of cattle. Sahiwal show excellent resistance to disease. बेटा कहाँ की ब्रीड है? सबसे पहले तो ये बताओ ना कैसी कहाँ की ब्रीड है? Jersey is a type of exotic breed of cattle known for long lactation period. साहिवाल इंडिजिनस, सबसे पहले एरिया तो बताओ। साहिवाल साहिवाल जो है वो इंडिजिनस ब्रीड है आपके पास में, और जर्सी एक्सोटिक है, राइट? साहिवाल आपके पास में इंडिजिनस ब्रीड है आपके पास में, जो कि सुपीरियर वेराइटी ऑफ जो है वो आपके पास में कैटल को प्रोड्यूस करने में मदद करता है आपके पास, जिसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रेजिस्टेंस टू डिजीज। बीमारी नहीं लगनी चाहिए भाई। रेजिस्टेंस टू डिजीज आपके पास कौन से एरिया में पाया जाता है? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, जो मेन आपके पास एरिया है दूध दही का खाने वाले, वहां पे। और जर्सी आपके पास एक्सोटिक ब्रीड है आपके पास में काऊ की, जो कि कहाँ पाई जाती है? आइलैंड्स ऑफ जर्सी। आपको वहां पे पाई जाती है, आइलैंड्स ऑफ जर्सी में मिलती है आपके पास में। दोनों के दोनों जो है वो आपके पास मेन फोकस रखते हैं किस पे? हाई मिल्क प्रोडक्शन पे। कॉमन की बात की जाए तो हाई मिल्क यील्डिंग क्वालिटी आपके पास में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। यूज ऑफ पेस्टिसाइड which include herbicides and fumigants are proper seed bed preparation. Weed control methods include spraying of weedicides. These are the chemicals which kill the weeds or बेटा 2 मेथड्स बोल रहा है, दोनों को बताओ आप पॉइंट्स में। पहला हो जाएगा मैकेनिकल removal, which is the pulling out of weeds from the field before they मैकेनिकल, होल्ड ऑन मैं बता रही हूँ अभी। मैकेनिकल मेथड एंड दूसरा आपके पास प्रिवेंटिव मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है आपके पास में कि आप खुरपी से या बाय हैंड आप जो है वो जो भी आपके पास वीड्स है उनको अपरूट करते हैं, देन उनको आप जो है वो प्लाउ करोगे, या फिर आप उनको बर्न भी कर सकते हो सीधा सीधा, आप बर्न भी कर सकते हो उनको सीधा सीधा। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है हमारे पास में कि हम प्रॉपर जो आपके पास में इरिगेशन का या प्रॉपर जो आपके पास प्लाउइंग का प्रोसेस है उस टाइम पे हम ऐसा सीड बेड तैयार करेंगे जिसमें कि वीड्स ना हो आपके पास में। सीड्स को जो है वो प्रॉपर टाइम पे आपके पास में सो किया जाएगा और प्रॉपर क्रॉप रोटेशन कराया जाएगा। मतलब इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है आपके पास में। पहली चीज तो आपके पास में प्रॉपर सीड बेड तैयार करना जिसमें कि आपके पास वीड्स के होने की गुंजाइश ना हो, मतलब प्रॉपर प्लाउइंग करके छोटे से छोटे पौधे को अपरूट कर देना आपके पास में। दूसरा आता है हमारे पास में कि हमें क्या करना है, टाइमली सोइंग करनी है ताकि उस वक्त सारे न्यूट्रिएंट आपका पौधा यूज कर ले आपके पास में ग्रो करने के लिए, और क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड व्हाई? कौन सा मेथड आपके पास में यूज किया जाता है कैटल ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए और क्यों? क्रॉस ब्रीडिंग। बहुत बढ़िया, क्रॉस ब्रीडिंग। क्यों? Because we can get the desirable qualities from two cattle improvement. How? How? By breeding them. बताओ। हम क्रॉस ब्रीडिंग को करते हैं कैटल ब्रीड्स को इंप्रूव करने के लिए। कैसे? हम 2 इंप्रूव क्वालिटी ऑफ आपके पास में कैटल लेंगे और उनको हम जो है वो क्रॉस ब्रीड कराएंगे आपके पास में। क्यों? ताकि आपको जो नया मिले वो न्यू इंप्रूव्ड क्वालिटी का मिले, पहली चीज। दूसरा, डिजायर्ड
क्वालिटीज मिले दोनों में, दोनों की जो क्वालिटीज है वो मिल सके आपके पास में। जैसे कौन कौन सी क्वालिटी? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, वेरी गुड, एंड डिजीज रेजिस्टेंस। रॉम्बस का पेरीमीटर, साइड निकालना सिखाया तो साइड निकाल लोगे तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे। रॉम्बस की साइड तो डायग्राम निकालते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेम कॉलम। Desirable traits for variety improvement in poultry farming are into desirable traits for variety improvement in poultry farming. Okay, क्या? maintenance requirements and number and quality of chicks. नो 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 नो, पोल्ट्री में आपके पास में सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग। क्वालिटी एंड साइज ऑफ एग्स आपके पास में क्या है आपके पास। दूसरा हम क्या देखेंगे आपके पास में, द्वार्फ बॉयलर्स को यूज करेंगे फॉर एग। अच्छा मुझे बताओ द्वार्फ बॉयलर को ही यूज क्यों करेंगे एग प्रोडक्शन के लिए? वाह वाह, व्हाट अ लॉजिक। नो, छोटे से तो होते हैं, छोटे कहीं भी रहते हैं, उनमें लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट आता है, साफ सुथरा चाहिए। नहीं, द्वार्फ बॉयलर्स का हम इसलिए यूज करेंगे आपके पास में क्योंकि हमें पता है कि वो क्या करते हैं, वो उनका फ्लैश के लिए जाता है आपके पास में न्यूट्रिशन। तो छोटे होंगे तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का जो है वो यूज करेंगे बॉडी के ग्रोथ के लिए, मतलब कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे एग लेइंग के लिए। पर वहीं पे अगर आप बड़े वाले लोगे तो एग तो वो उतने ही ले करेंगे पर न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर 1 कप चाय बनानी है तो 2 लीटर का पतीला लोगे या आधा लीटर वाला पतीला लोगे? ऑब्वियसली, क्योंकि वो कम हीट कंज्यूम करेगा, हाँ या ना। तो सेम चीज आपके पास में कि द्वार्फ बॉयलर्स का यूज करेंगे क्योंकि ये कम न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट कॉलम। बोलो। Factors responsible for storage losses in agricultural production are पहला पॉइंट बायोटेक, पेस्ट सच एज, ये क्या सिर्फ एक ही बालक हमारा पढ़ के आया है, बाकी क्या मौन धारण करके आए हैं? पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स, रोडेंट्स। यार मैं कुछ भी बोलूं ये मेनू ऐसे इग्नोर करता है क्या? क्या मैं तेरी छोटी बहन है? हो नहीं बेटा जी, मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक भी बात सुनते नहीं हो, आप फटाक से इग्नोर कर देते हो। सुन भी लिया करो कभी कभी। हाँ अपा जी, जय श्री श्याम। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी मुझे बताओ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का। बायोटिक एक बोलेगा मैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी और माइट्स। रोडेंट्स में आ गए बेटा नेमाटोड्स। वो तो टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स बता रहे हो तुम। डोंट यू थिंक बर्ड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? भाई तुम बर्ड्स को क्यों साइड कर देते हो? कभी भी इनको लेते नहीं हो, बस इंसेक्ट्स वगैरह के पीछे पड़े रहते हो, बेचारों को बदनाम कर रखा है। बीज बोते हैं, जब बीज छिड़कते हैं व्हाटएवर भी हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, कंप्लीट तो करने दे। जब हम बीज बोते हैं सबसे पहले बीज को डालते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? पक्षी तो आता है ना चुगने के लिए। ऐसे जब स्टोर करने के लिए पहुंचे तब भी कौन आता है सबसे पहले? ऐसे ऐसे करेगा। अरे स्ट्रेच कर रहा हूं अपने आप को थोड़ा, तो
खींच दे इसको आरुष, पूछे एकदम पूरा। इसको स्ट्रेच होना है, दो बंदे इसकी पैर पकड़ो, दो इसके हाथ पकड़ो और करो इसको स्ट्रेच अच्छे से। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, question number 15. Suggest some preventive measures for the disease of poultry. Proper cleaning हो गया, और sanitation, hello, appreciating vaccination. Proper sanitation और appreciating vaccination. बैठ जा बेटा। Proper vaccination. Proper sanitation और proper vaccination. Vaccination of birds, very good. वैक्सीनेशन, एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन ऑफ बर्ड्स चाहिए हमारे पास में, और डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे चाहिए आपके पास। वो भी आपको स्प्रे करने हैं ताकि ये बायोटिक फैक्टर जो भी हमने ऊपर डिस्कस करे डेवलप ही ना हो। क्वेश्चन नंबर 9। strict cleaning and proper drying of proper fumigation. Drying, proper drying of storage grains, yes, or proper fumigation. Proper fumigation. Okay, next. Question या point? हाँ, question या point? करके आया पूरा ना? तुझे पता है आज का पोस्ट मार्टम होने वाला है। अभी उस रूम में बैठे थोड़ी देर के लिए, जब तक इनका डिस्कशन फिनिश कर रहे हैं। हमें हाइजीन का प्रॉपर मेंटेनेंस रखना है आपके पास में, फ्यूमिगेशन कराना है आपके पास में, प्रॉपर फ्यूमिगेशन, बैक्टीरिया वगैरह का सबकी दवाइयों का आपको स्प्रे कराना है। हाँ, वो तो ड्राई कर दिया ना। और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 16। लिस्ट एनी 3 मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बतानी है आपके पास में। अच्छा, एक सेकंड रुको, इससे पहले ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये वाले की, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में, द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल मेजर्स। हमने सिर्फ प्रिवेंटिव डिस्कस किए, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे? ये तो जो आपके पास में है ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब होने नहीं देना आपने। पर बाई चांस अगर हो गया तो क्या करेंगे? जैसे वो कल क्या बताया था कि बंदर कैसे निकालता है, ऐसे निकालता है फिर खा जाता है जुओं को। तो पहले तो जुएं होने नहीं देना, इसलिए बालों को अच्छे से धोया, ड्राई करना है, गीले नहीं रखने, सब सफाई रखनी है, ब्ला 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 ब्ला। व्हाट इफ हो गया तो? मैंने भी कल ही सुना कि वो खा जाता है। मैंने क्यों भाई आहा, आप सुनो मेरे को मत सुनो। और अभी थोड़ी देर पहले कौन बोल रहा था? मैंने कुछ नहीं बोला। और घर जाके जब खाएगा तब देख, मुंह में पानी आ रहा है सुन के। तुझे पता है वो कितना चीखता होगा जब उसको मारा जाता होगा तेरा खाना बनाने के लिए। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, खाना है खाओ चिकन, हम क्या कर सकते हैं। बताओ बताओ, चलो जल्दी से इसका बताओ, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे? कंट्रोल मेजर्स मतलब जब हो गया तो क्या किया जाए? हो गया तो फिर जो है, मतलब जिनमें इन्फेक्शन है ना, हटा दो ताकि और पे ना फैले। पूरे में हो गया। जरा नहीं बचा। हाँ जी बेटे,
हाँ नहीं पता, कंट्रोल तो अरे घर में जब दालों में कोई फुंसी या कीड़ा लग जाता है, मम्मी क्या पूरी दाल फेंक देती है? हाँ वही करेंगे हम ना। अगर हम मैकेनिकली की बात करें तो आप उसको हटा सकते हैं, आप जो भी आपके पास में इम्प्योरिटी आए, पर जब आप स्टोरेज की बात करो, इतने सारे को जो है वो हटाना इजी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल मेजर्स 3 तरीके से करते हैं आपके पास में, केमिकल की मदद से, या फ्यूमिगेशन, या प्लांट प्रोडक्ट की मदद से आपके पास में। जब हम केमिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे स्प्रेस को, ऐसे केमिकल स्प्रेस को स्प्रे करेंगे जो कि इंसेक्टिसाइड्स का रोल प्ले करते हैं, पेस्टिसाइड्स का रोल प्ले करते हैं। वो इंसेक्ट्स पेस्ट के ग्रोथ को रोकेंगे और जो एग्जिस्टिंग है उसको मार देंगे आपके पास में। फ्यूमिगेशन की अगर हम बात करें तो फ्यूमिगेशन में आपके पास में क्या होता है कि इसमें हम इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन को फ्यूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे होता है ना धुआं देना, धुनी होता है ना, कभी कभी मम्मी भी कि घर में बीमारी बहुत हो रखी है, गुगलू बान की धुनी देती हैं, तो उसको जलाती है और पूरा धुआं 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 कर देते हैं। तो ये होता है आपके पास में फ्यूमिगेशन। मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए ये चीज की जाती है। किस लिए मुस्कुरा रहे हो इतना? हाँ तो मत कर फिर। सुशांत के घर में तो होता होगा कभी ना कभी। गुगलू बान की धुनी नहीं होती है, गूगल बान की होती है, होती है, होती है, क्या करते हैं? हाँ हाँ, और खांसी आती है उससे बहुत। ओ मच्छर नहीं पता यार, नहीं पता क्या करूं। कहते मैं बोल ही क्यों रहा हूँ। पूजा में यूज होता है बेटा गुगलू बान, जो हवन सामग्री होती है ना उसमें होता है, एक चिपचिपा गुड़ जैसा सा कुछ होता है। कपूर गुड़ जैसा होता है। रहने दे बेटा, रहने दे, इतना दिमाग को मत लगा। 5 इंच हाइट बढ़ानी है तेरे तेरे चैलेंज में तुझे 5 इंच हाइट बढ़ी है। टोपा पहनेगा कौन पड़ोसी? अभी थोड़ी ना। हाँ अभी थोड़ी ना ठंड हो रही है बेटा, बता के आएगी, कहेगी नॉक नॉक सर आप रेडी है तो मैं ठंड कर दूं यहाँ पे। दोनों के दोनों करो 50 सिटअप्स। अभी उस रूम में बैठे चलिए 50 सिटअप्स। और प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं हमारे पास में। क्या करना है जो वो कर रहा है। हाँ तो कोई नहीं, बैग में रखी है, इसी को पहन लेता। प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करना आपके पास में, जैसे नीम के पत्ते, नीम का पाउडर, टर्मरिक, इनका इस्तेमाल करना। इससे जो कीड़े शीड़े हैं वो नहीं लगते हैं। कैसे नहीं लगते हैं, एक तो हमारे सामने ही रहता है रोज। List any 3 management practices to be considered while designing a shelter for cattle. वाह, sheltered है तो shelter तो होगा ही बेटा। Yes, first point well ventilated होना चाहिए, और floor needs to be sloping so as to stay dry and facilitate cleaning. ठीक है, sloping floor होना चाहिए, और क्या क्लीनिंग होना चाहिए, और हर तरह के मौसम को सपोर्ट करे, रेन, कोल्ड, हीट, तीनों मौसम को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। बैठने वाले पेज एक साथ देना, कितने और है? इतने ही है, खत्म हो गया। तो ये और वो पुराने दोनों साथ में करा दूं, ठीक है, पर ये इनकी हाइट छोटी है, वो हो जाएगा, वो कर देंगे खुद से। आगे बोलो जी। अगला सवाल, व्हाट आर कंसंट्रेट्स इन एनिमल फीड? एनिमल फीड में की कंसंट्रेट होता है सर? It concentrates low in fiber and contain relatively high level of protein and other nutrients. बेकार है, बहुत गंदा आंसर। हाँ जी पीछे, खुजा खुजा के मंग टिका बना देगा ये बंदा।
अभी क्यों बता रहे, पहले बताना था। अभी रुक जा बेटा प्लीज, अभी रुक जा पहले। नहीं तो लगानी भी है, निकालनी नहीं है। तुझे पता है मैंने इससे बोले छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, क्या करूं? तुझे उसी कैटेगरी में जाना है, मैं तुझे भी वैसे ही ट्रीट कर लूं, छोड़ दूं, बात कर लूं। मैं सोच रही थी कौन जाने से पहले बोलेगा ये बात मुझे। यही जो इसने बोली है। कंसंट्रेट्स इन एनिमल फीड क्या होते हैं आपके पास में भाई? जो एनिमल फीड्स में आपके पास में कंसंट्रेट होते हैं वो एक या एक ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन होने चाहिए, रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट। कोई एक पर्टिकुलर को नहीं फोकस करते हैं, रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट। जैसे कि कॉटन सीड्स, जो कॉटन होता है ना आपके पास में, जब उसको प्लग किया जाता है तो उसके बाद में उसके जो है वो रुई को निकाल लेते, बीच में से एक बीज निकलता है आपके पास में। वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट या फूड होता है जानवरों के लिए। बस से कुछ कहते हैं उसको, नहीं ध्यान आ रहा मुझे क्या। कुछ तो पता नहीं, रेन का ब्रेन, ब्रान, ब्रान, ब्रेन नहीं होता, ब्रान। हिंदी में भी ब से कुछ कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। बिंदोला, बिंदोले के बीज। नहीं गूगल नहीं किया बेटा मैंने अपने माइंड में, माइंड को क्या करेंगे, मुंगल किया है। कभी बचपन में हम गांव में रहते ना, तो हमारी नानी के बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, तो वो आवाज लगा रही होती थी मामियों को, बिंदोला और खल डाल दे इसको, इस वाली गाय को, इस वाली भैंस को, इसलिए याद है बिंदोला। Okay, name two internal parasites that cause diseases in animals. अरे वाह, वेरी गुड। देख देख के बता रहे हैं आरुष, पर सही बता रहे हैं। हाँ सुशांत ने भी सही बताया, पर उससे पहले उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने उसको पहले बोला, पर वो देख के बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री व्हाइल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, caring, लेट लतीफ। It includes various aspects such as feeding, breeding, and ये इधर बैठ जा फ्रंट वाली पे। इसको सोफे को थोड़ा इधर, हाय हाय कॉफी में आके आया है, जल्दी निकल जल्दी निकल। It is a science of rearing, feeding, breeding, caring, and utilization of animal। 5 चीजें हैं, उनको पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, और ब्रीडिंग भी करा रहे हैं आपके पास में। तो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंस ऑफ rearing, science of rearing, feeding, caring, breeding and utilization of animals। याद रहेगी? ओके इसी को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइवस्टॉक भी कहते हैं आपके पास में। कहते हैं व्हाई लाइवस्टॉक प्रोडक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव। इसको इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है आपके पास में वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स डिमांड ऑफ मिल्क, डिमांड ऑफ एग, डिमांड ऑफ मीट आपके पास लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लाइवस्टॉक को जो है वो प्रॉपरली मैनेज, मतलब उनको जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट करके रखें आपके पास, ताकि उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर फ्रेश इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। अब मैं थोड़ा फटाफट करा देती हूँ, तुम लोग बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स दे दो। क्या फ्रेश इनिशिएटिव्स किए हैं आपके पास में इसमें इरिगेशन के फील्ड में? तो इरिगेशन के फील्ड में हमारे पास जो फ्रेश इनिशिएटिव्स है आपके पास, सबसे पहले आता है आपके पास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करके रखते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए आपके पास में, जैसे इरिगेशन के लिए, गार्डनिंग के लिए, आप अलग अलग पर्पजेस के लिए जो है वो उसको बचा के रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आता है आपके पास में वाटरशेड डेवलपमेंट। आपके पास वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है, जब जो बिल्डिंग्स है, जो चेक डैम्स वगैरह आपके पास में जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में जाए और ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करे। तो वाटरशेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनके थ्रू हम चेक डैम्स की मदद से अपने ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है टू एडवांटेजेस ऑफ एपीकल्चर। आपको एपीकल्चर के जो है वो 2 एडवांटेजेस बताने हैं आपके पास में। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपके पास में एडवांटेज है ना एपीकल्चर का, एपीकल्चर क्या था, बी हाइव वगैरह बनाना, बी कीपिंग करना आपके पास, दैट इज एपीकल्चर। इसका सबसे बड़ा आपके पास में जो एडवांटेज है कि दैट दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। ये क्रॉप के यील्ड, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है आपके पास उसको बढ़ाने में मदद करता है। कैसे, जो बी हाइव्स वगैरह है आपके पास में, उनके आसपास जब हमारे पास शहद के लिए बीज आसपास के इलाकों में जाती हैं तो वो वहां पे जब फ्लावर पे बैठती है उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं एंड जब वो दूसरे में जाती है उसको ट्रांसफर कर देती है। दैट मीन्स दे आर वेरी इफिशिएंट पॉलिनेटर्स, राइट। तो पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, इस कारण से आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छे से इंक्रीज होता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास एपीकल्चर में आपको क्या मिलता है, आपको अच्छी अमाउंट में हनी और वैक्स मिल जाता है हनीकॉम्ब से, जो कि प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको डिफरेंशिएट करना था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो मैक्रो की बात करें तो मैक्रो क्या है आपके पास में, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए। कैसे अमाउंट में चाहिए, यस, ये आपके पास में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं आपके पास में, वहीं पे माइक्रो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में चाहिए। These are required by our body in स्मॉल अमाउंट आपके पास में, राइट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास में जो है वो कंसंट्रेशन जो न्यूट्रिएंट का होता है वो ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज मोर। और माइक्रो में क्या हो जाएगा आपके पास में, जो कंसंट्रेशन है वो लेस होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, पर मिलीग्राम जो आपके पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन आपके पास में। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी का बिल्डिंग पार्ट होता है, तो इसका मेन काम होता है आपके पास में बॉडी बिल्डअप करना। सो दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग प्लांट पार्ट्स। प्लांट पार्ट्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं आपके पास में, साथ ही जो प्लांट है उसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। पर अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो इनमें से कोई भी काम नहीं करता, ना ही वो बिल्डिंग पार्ट है आपके पास में प्लांट का और ना ही वो किसी तरह का स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे पौधे को। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ लोकल वैरायटी एंड फॉरेन वैरायटी ऑफ बीज। बताइए। Is local Apis cerana indica. That is foreign Apis mellifera. लोकल में आ जाएगा एपिस सराना इंडिका आपके पास में, और इसमें फॉरेन में आ जाएगा आपके पास क्या, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट। बताइए। Tallness, profuse branching, Brahma. देखो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि आपको एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है आपके पास, तो जनरल नहीं बताओ, क्योंकि एक अगर किसी पौधे के लिए टॉलनेस जो है वो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है तो दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, राइट। दूसरे के लिए अच्छी नहीं है आपके पास में, तो हम आप इसको मेंशन करोगे भाई, सीरियल्स जो होती हैं आपके पास वो द्वार्फ होती हैं, शुड बी द्वार्फ।
सीरियल्स हमारे पास ड्वार्फ होती है आपके पास में, पर उसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं, उनके जो स्टेम्स आपके पास वो बहुत स्ट्रांग होते हैं आपके पास। स्टेम्स क्या होते हैं आपके पास में? स्ट्रांग होते हैं आपके पास में। तो इसलिए वो हाई स्पीड जो विंड होती है उसमें भी इजिली सरवाइव कर पाते हैं, उनको कोई खास नुकसान नहीं होता है, और उनको न्यूट्रिएंट भी कम चाहिए होता है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? तो सीरियल्स कैसे होने चाहिए? ड्वार्फ। कैसे होने चाहिए? ड्वार्फ। पर ड्वार्फ होने के बाद में भी फायदा क्या है आपके पास? उनके वो strong होते क्या होते हैं? दोबारा। और होने के बाद भी कुछ strong होते हैं। तो तो क्लाइमेट को withstand कर पाएंगे विंड वगैरह को। यस, और जल्दी जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग स्टेम है जिस कारण से तेज हवा को आपके पास में या बारिश को ये रोक लेता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इसका कम होता है आपके पास। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज लेस। ठीक है, इसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है आपके पास में? कम होता है आपके पास में। वहीं पे अगर हम दूसरा क्रॉप ले लो, लेग्यूमिनस क्रॉप। ये तो हमने सीरियल्स की बात करी, अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप ले लेते हो तो जो लेग्यूम्स होते हैं आपके पास में उनके पास पॉड्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। होता है इससे मटर का दाना 2 टुकड़ों में टूट जाता है आपके पास में, तो ऐसे आपके पास में जो इनके पास पॉड्स होने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर ब्रांचिंग कर सके। तो इनका फीचर क्या आ गया कि मोर ब्रांचिंग। सॉरी, क्यों आ रही थी नहीं? है पता नहीं मुझे क्यों आ रही है। मोर ब्रांचिंग में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होनी चाहिए आपके पास में, और साथ ही प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है इनसे। एक चीज का हम लोग का टोटल हम लोग को नहीं पता। हमको अगर एक ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल होगा तो हम लोग उसका हम लोग एक साइड कैसे निकालेंगे? हम कि मेरे साथ मैथ्स की क्लास कब है? तो टेस्ट दे रहे हो ना, मैं तो क्लास में बताऊंगी। इतना सीरियस नोट पे आई, मैं भी बता देती एक मोमेंट पे, तो फिर याद आया ना ये तो टेस्ट दे रही है, इसको क्यों बताऊं आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मैन्योर्स? स्टेट 2 काइंड्स ऑफ मैन्योर्स। आपको बताना है मैन्योर्स क्या होते हैं, और मैन्योर्स के 2 टाइप आपको जो है वो बताने। तो मैन्योर्स क्या है आपके पास में? मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलते हैं। जैसे आपके पास काउ डंग है या कोई और एनिमल वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करके मिलते हैं। काइंड्स की बात करें तो वी हैव ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट आपके पास में। ये सॉइल में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में मदद करता है, आपके पास सॉइल को एनरिच करने में मदद करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। राइट, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, व्हाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स? आपके पास में क्यों मैन्योर फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है? अब देखो वो सारी चीजें तो लिखी लोगे, इम्प्रूव सॉइल इन न्यूट्रिएंट, सॉइल की फलाना इम्प्रूव करना, ये करना वो करना। तो इट इम्प्रूव सॉइल हाइड्रेशन। सॉइल हाइड्रेशन मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन दोनों इंक्लूड कर रहा है। सॉइल एरेशन मतलब सॉइल में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो सके। एक्टिविटी ऑफ कल ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल में जितने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास में, उनको जो है वो मैनेज करने में मदद करता है। कर ले लेना, याद से ले लेना। पर
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबके पास में जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। कहता है फार्मर इरिगेटेड हिज फील्ड एक्सट्रीमली जस्ट आफ्टर अप्लाइंग फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस। कहता है एक फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर डाल रहा है आपके पास और तुरंत जो है वो कर रहा है, पानी डाल रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? Fertilizers are soluble in water, so when he irrigates excessively, the fertilizer gets washed away. वेरी गुड। जो फर्टिलाइजर्स है आपके पास में वो वाटर सॉल्युबल होते हैं आपके पास में, तो आपने एक्सेसिवली फर्टिलाइजर डाल के फिर आपने उसमें पानी डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा वाटर में चला जाएगा, जितना भी केमिकल है, क्योंकि फर्टिलाइजर है तो जितना भी केमिकल है वो सारा का सारा जो है वो आपके पास ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जिससे कि वो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करेगा। क्लियर? Next, question number 2. Name the environmental factors related to cultivation practices and crop yield. Explain how they are related to crop yield. Climate condition, जल्दी बोलो बेटा। climate condition कौन सी? favorable for the growth of crops, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस? भाई सबसे पहले आता है आपके पास में वेदर। हम लॉन्ग टर्म देखेंगे ना उस एरिया का, पिछले 1 साल का तो नहीं देखेंगे या 6 महीने का देखेंगे, लॉन्ग टर्म देखेंगे ना आपके पास में, तो आपके पास में वेदर आता है आपके पास, मतलब वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि फेवरेबल है वहां पे ग्रो करने के लिए आपके पास में। सेकेंड, सॉइल। सॉइल क्वालिटी, भाई आपकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, किसकी डेफिशिएंसी है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करने की जरूरत है आपके पास में, तो सॉइल क्वालिटी। तो आपके पास हो गया वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आपके पास इरिगेशन को भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो जरूर ध्यान रखना है आपके पास में, क्योंकि प्रोडक्शन तभी हो पाएगा हमारे पास में जब सब एक दूसरे को इंटीग्रेटेड वे में सपोर्ट करें। नेक्स्ट, व्हाट इज अ जीएम क्रॉप? नेम एनी वन ऑफ सच क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया। जीएम क्रॉप क्या है? Modified crops. कौन सी? Genetically modified crops. वेरी गुड। जीएम क्रॉप का मतलब है आपके पास में कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात कर रहे हैं। कहता है नेम एनी वन सच क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया। बताइए किसको पता है? cotton, वेरी गुड। कॉटन पर कौन सी? एक स्पेशल है, सारी नहीं, बीटी कॉटन। कॉटन में अक्सर क्या होता है आपके पास में, भाई कॉटन में अक्सर ये होता है आपके पास कि उसमें इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, जिस कारण से जो कॉटन है आपको उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और सीड्स की भी, राइट? तो इसमें आता है आपके पास में जो बीटी कॉटन है आपके पास, बीटी कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रो क्रॉप है। इसका यूज किया जाता है आपके पास एक नए जीन को, बैक्टीरिया से एक नए जीन को अपने उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार छोटा सा फिर भी कर लेते हैं। कंपोस्ट क्या होता है आपके पास में, इसमें फार्म वेस्ट होता है आपके पास, या डोमेस्टिक वेस्ट होता है, या सीवेज वेस्ट होता है, जिसमें कई सारे आपके पास में पिट्स वगैरह उनमें रखा जाता है। वहीं पे वर्मी कंपोस्ट की बात करें आपके पास, तो वर्मी कंपोस्ट में आपके पास में अर्थवॉर्म्स है जिनकी मदद से हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट का। नेक्स्ट, मेंशन द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर इन क्रॉप प्रोडक्शन। बताइए। increases the soil texture, which improves the water holding capacity of the soil and helps the water to drain, which prevents water logging in clay soil.
ये सॉइल को जो है वो एनरिच करता है। क्या करता है? सॉइल को एनरिच करता है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट को अपने पास में बढ़ाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगा, राइट? जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अ वे ऑफ इंटेंसिव फिश फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। इंटेंसिव फिश फार्मिंग का आपको बताना है, एक एग्जांपल के साथ बताइए। भाई साहब कितने क्वेश्चन और रहते हैं? 10 लॉन्ग आंसर है। और बोर हो गया। खुद नहीं दे रखे हैं तो इतने डिस्कस कराते वक्त ज्यादा हाथी का पैर लग रहे हैं। चलो ये लास्ट करते हैं, नेक्स्ट में करेंगे फिर बचे हुए। बोलो, एक्सप्लेन अ वे ऑफ इंटेंसिव फिश फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। Intensive fish farming can be done in composite fish culture systems. कौन सा? सॉरी, कौन सा कल्चर सिस्टम? Composite fish culture system. क्या क्या आता है इसमें? Both local and imported fish species are used in such systems. क्या करते हैं? In such a system, a combination of 5 or 6 fish species are used in a single fish pond. अरे तो भाई इसका फीचर क्यों है कि हमने ऐसा क्यों लिया आपके पास में? देखो, आपके पास में इंटेंसिव फिश फार्मिंग आपको करनी है, मतलब आपको जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो फिशेस को उगाना है आपके पास। तो इंटेंसिव जो फिश फार्मिंग है आपके पास में, इसमें क्या होता है, 5 से 6 अलग अलग लोग इकट्ठे होते हैं, राइट? 5 से 6 आपके पास में अलग अलग लोग जो है वो आपके पास में इकट्ठे होंगे। भाई वहां पे इकट्ठे होंगे आपके पास में, और फिशेस को लेके आएंगे। पर फिशेस को जब लाएंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग हो। एक टाइम पे ही खा रहे हो, सब अलग अलग टाइम पे फीड करने वाले हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये होता है अपने कि वो छोटों को खा जाते हैं, राइट? तो सबका अपना खाने का टाइम आपके पास में अलग हो, आपके पास सबका जो है वो सबका फीडिंग टाइम आपके पास में डिफरेंट होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना करें, एक दूसरे से कम्पीट ना करें। इसी तरीके से हम अपने फिश यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इतना ही रखते हैं भाई, ये तो एक क्लास और लेके जाएगा।